ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हमारी स्पेशल क्लास है। आज से क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आ गए, 30 सितंबर से आप सभी का एग्जाम है। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग रिविजन क्लास करने वाले हैं, एग्जाम रिविजन क्लास। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता दूं कि अभी से आज के क्लास में हो सकता है कि मैं आपसे पोल बहुत कम पूछूं, या फिर हो सकता है कि एक ही नहीं पोल सर। पूछूं या वो भी ना पूछूं। ठीक है, तो पोल बहुत कम आएगा, चैट में पोल के बारे में मत लिखिएगा, समझने पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर कोई चीज़ लिख नहीं पाते हो तो आप मुझे तो माइक ऑन करके बोल दीजिएगा, मैं टाइम दे दूंगा। समझने पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर नहीं भी लिख पाते हैं तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप लोग बोलिएगा मैं सेंड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग से आप लिख सकते हो गुड नोट इवनिंग पे। सर। ठीक है, गुड इवनिंग मंजीत। तो ध्यान से सीखने पर फोकस कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा पूछिएगा। सेकंड, पूरी क्लास करनी है क्योंकि ये सारा चीज लिंक है। आज का चीज हम लोग अगले क्लास में रिवीजन करेंगे, अगले क्लास में यूज करेंगे। कल का चीज परसों की क्लास में यूज करेंगे। ठीक है, तो पूरा रिलेटेड रहेगा। तो एग्जाम में अगर आपको अच्छा करना है तो बिल्कुल पहले जुड़िए और पूरी क्लास करिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा सारा चीज और तभी एग्जाम में कर पाओगे। त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, ज्यामिति में पढ़ते हैं हम लोग। तो चैप्टर 6 जनरली बहुत बच्चों को कठिन लगता है, ऐसा नहीं कि सभी को कठिन लगेगा, है ना। कुछ बच्चों को इजी भी लगता होगा, जैसे मैं पूछ भी रहा था, आप लोग बता रहे थे। तो यस सर। मैं ऐसा नहीं कि सीधे आपके एक्सरसाइज पर जम कर जाऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो कर लेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। कठिन लगने का रीजन ये है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लास 9th के 8th के यूज आते हैं जो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, या फिर पढ़ा तो है लेकिन कहीं ना कहीं भूल गए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें समझ जाओगे तो काफी अच्छे से आप कर पाओगे। हर क्वेश्चन बहुत ही छोटा होता है, सिंपल सा होता है, स्पेशली 2 एक्सरसाइज की। तीसरा एक्सरसाइज में थोड़ा लंबा सोल्यूशन होगा तो उसको करेंगे हम लोग आराम से। उसके बाद आपके सिलेबस में काफी रिड्यूस कर दिया गया है। अगर आपके पास पुराना बुक है ना तो उसमें काफी सारा एक्सरसाइज होगा, लेकिन अब जो नया वाला किताब है उसमें आपका 6.1, 6.2, 6.3, बस ये 3 एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं। ठीक है, बस इतना करना है, जिसमें ये दोनों तो बहुत ही आसान है और चैप्टर 3 में थोड़ा टाइम देकर हम लोग सीख लें। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कितना कर पाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी डाउट होगा पूछिएगा बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल। बेसिकली इस चैप्टर का नाम जो होना चाहिए ना, समरूपता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो समरूपता क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने के पहले कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं कि आकृति में क्या क्या चीज में पता होना चाहिए। ज्योमेट्री या ज्यामिति में लोग आकृति के बारे में पढ़ते हैं, ज्यामिति में, है ना। तो अगर मैं एक आकृति के बारे में लिखूं, कोई भी आकृति आप ले लो, चाहे आप रेखा ले लो, रेखा खंड ले लो, चाहे आप वर्ग ले लो, आयत ले लो, बहुत सारी आकृति आप बोल सकते हो उदाहरण के तौर पर। तो कोई भी आकृति की 2 प्रॉपर्टी होती है। पहला चीज कि सर उस आकृति का आकार कैसा है। ठीक है, मतलब उसका चेहरा कैसा है, दिखने में कैसा लगता है वो। और सेकंड कि सर उसका आमाप कितना है। आमाप कहने का मतलब उसका साइज कितना है सर, उसको मेजरमेंट उसका कितना है। ठीक है, आकार कहने का मतलब मैंने क्या बोला, उसका चेहरा कैसा है, मतलब उसका शेप कैसा है। ठीक है, वो दिखता कैसा है। और आमाप कहने का मतलब क्या, उसका मेजरमेंट क्या है सर, उसका साइज कैसा है। ठीक है, साइज कितना है। तो आप मेजर किसको करोगे, आप अगर फीता लेकर के मेजरमेंट करोगे तो आकार को मेजर करोगे कि आमाप को मेजर करोगे, बताइए आपको क्या लगता है, जो लगता है बोलिए। आकार या आमाप, मेजर किसको करेंगे, साइज को। बहुत बढ़िया, नाम में ही छुपा हुआ है यार। देखो माप यहाँ पर है ना, तो जहां पर माप है उसी को तो मापोगे, उसी को मेजर करेंगे, उसी को नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, जहां पर अमाप आएगा उसी को आप मेजर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझिएगा, अमाप में क्या होगा, मेजरमेंट होगा। ऐसे याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। मेजर करते हैं हम इसको, मापते हैं, मेजरमेंट कितना है उसका। और आकार को ध्यान में रखने के लिए, याद रखने के लिए समझिएगा उसका डिजाइन कैसा है। ठीक है, तो मैं जब किसी आकृति का आकार बोलूं तो सोचिएगा उसका डिजाइन कैसा है, दिखता कैसा है। जब मैं अमाप बोलूंगा तो सोचिएगा वो कितना बड़ा है, क्या साइज है उसका, मेजरमेंट क्या है उसका। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ आकृति बनाऊं, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ ना, हमारे पास 2 फिगर है। ठीक है, मान लिया फिगर 1 है, कोई भी फिगर आप एज्यूम कर सकते हो अपने दिमाग में। ठीक है, वर्ग, आयत, वृत्त, कुछ भी सोच लीजिए। और हमारे पास दूसरा फिगर है, 2 फिगर है हमारे पास। अगर इन दोनों फिगर का, अगर मैं कहता हूं कि आकार इनका कैसा है, फिगर 1 और फिगर का आकार और आमाप,
ठीक है, दोनों ही सेम है। कोई दो फिगर हमने सोचा जिसका आकार और आमाप दोनों सेम है, मतलब दोनों ही समान है, तो ऐसे आकृति को हम क्या बोलेंगे? फिगर 1 और फिगर 2 को क्या बोलेंगे? ऐसी कोई आकृति जिसका आकार और आमाप दोनों समान हो, ऐसे आकृति को हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं, जिसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 10th में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब सीधे समझ लीजिएगा बिल्कुल सेम आकृति। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा, कुछ भी डिफरेंस नहीं हो जिसमें। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा, कुछ भी चेंज नहीं हो, बिल्कुल सेम टू सेम जिसको कहते हैं। जैसे कि मैं मान लो एक मोबाइल लिया, या सैमसंग का कोई एक मॉडल लिया, सैमसंग J2। ठीक है, अब कोई एक बच्चा लिया इसने, दूसरा बच्चा फिर से एक सैमसंग J2 खरीदता है, तो क्या ये दोनों जो मॉडल हैं दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे क्या? एग्जैक्टली सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सेम ही मॉडल है, सब चीज सेम है, तो कहोगे सर बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक को एज्यूम करो, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा और आपके फ्रेंड के पास एनसीईआरटी बुक होगा, सेम एडिशन, सेम, दोनों नए नए मार्केट से खरीद के लाए, बिल्कुल दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो बिल्कुल दोनों सेम होगा। एनसीईआरटी का मैथ्स का बुक लोगे तो, ठीक है, तो कहेंगे सर उनको क्या कहेंगे? सर्वांग सब, बिल्कुल एक जैसा। लेकिन मैं बोलूं एक बच्चे का मैंने ले लिया साइंस का बुक और एक बच्चे का ले लिया मैथ्स का बुक, ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे क्या देखने में? नहीं होंगे सेम। तो आप कहोगे सर ये क्या होगा, ये सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सर्वांगसम नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से समझिएगा कि बिल्कुल सेम वाले को सर्वांगसम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैथ्स पे थोड़ा जाते हैं। एक आकृति मैंने बनाया, इस आकृति का आप क्या नाम देते हो बताइएगा? इस आकृति का क्या नाम है? वर्ग। वर्ग है ना, स्क्वायर। और एक और मैं आकृति बना दे रहा हूं यहां पर, या मैं इसको क्यों बना रहा हूं, इसी को मैं फिर से एक जगह पर बना दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो इन दोनों आकृति, क्या ये दोनों सेम है? बताओ। यस सर। अगर मैं लिख दूं यहाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और ये सारे भुजाएं आपस में बराबर होंगी क्योंकि आपको पता है वर्ग है। ठीक है, तो अगर मैं बोलो ये दोनों ही आकृति के बारे में, तो क्या इनका आकार सेम है? बताइए। डिजाइन सेम है ना, दिखने में एक जैसा है, इनका यस अमाप सर। मेजरमेंट सेम है, देखो भुजा की लंबाई बराबर है, तो कहेंगे सर आकार भी सेम है, अमाप भी सेम है, तो इसको कैसा आकृति बोलेंगे? इसको हम सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सर कैसा आकृति? सर्वांगसम। एक के ऊपर दूसरा रख दे तो क्या कंप्लीटली पहला आकृति दूसरे को झक लेगा? यस सर। और दूसरा वाला पहले को ढक लेगा, तो कहेंगे सर ये सर्वांगसम आकृति है। आकार भी सेम है और अमाप भी सेम है। अगर मैं एक वृत्त बनाता हूँ, ठीक है, एक वृत्त बनाता हूँ कुछ ऐसा, अब एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा, इसको समझिएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इसका जो त्रिज्या है वो मैं कह रहा हूँ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और वृत्त ले लिया, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बनेगा, या छोड़ो, इसी को मैं फिर से ले लेता हूँ। क्या ये दोनों फिगर बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको? यस सर। तो हम क्या बोलेंगे सर, इसका आकार भी सेम है और आमाप भी सेम है, और आकार आमाप दोनों सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैसा आकृति है? सर्वांगसम। ठीक है, तो ऐसे इस आकृति को क्या बोलेंगे सर? सर्वांगसम आकृति है। ठीक है, तो सर्वांगसम आकृति कहते हैं बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल सेम फिगर। ठीक है, जरूर नहीं है कि बिल्कुल वो देखने में ऐसा ही दिखे। जैसे कि मैं अगर त्रिभुज की सर्वांगसम के बारे में लिखूं, जैसे एक मैं बना दिया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ऐसा समझिएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और आकृति में बना दिया, और इसी को मैं रोटेट कर दिया। अब मुझे बताइए ये दोनों आकृति सर्वांगसम है क्या? यस और नो, आपको यस क्या? सर।
बिल्कुल है, उसी को तो रोटेट किया, घुमा फिरा करके वही तो है, सेम आकृति है। तो कहेंगे सर इसका आकार भी सेम है और अमाप भी सेम है। सर इसका डिजाइन भी सेम है और देखने में सेम लग रहा है और इसका मेजरमेंट भी सेम है। तो आपको सर बिल्कुल ये दोनों कैसे आकृति है, इनको भी हम सर्वांगसम आकृतियां कहेंगे। ठीक है, तो दोनों कैसे आकृति है, सर्वांगसम आकृतियां। तो सर्वांगसम का मतलब समझ में आ गया। सर्वांगसम हमने क्लास 9th में और डिटेल में सीखा है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी इसके बारे में इतना काफी है। अब मैं बोलूं समरूपता, जो हमारे मतलब का है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जिसका इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं यहां पर एक फिगर और बनाऊं, ऐसा एक फिगर मैंने ऐसे लिया, इसको वर्ग आप कहोगे, और एक फिगर और मैंने लिया, मैं पूछूं क्या इन दोनों आकृति का आकार सेम है? बताइए। नो सर। आकार सेम है, वो डिजाइन सेम है, उसका साइज अलग अलग है। यस सर। शेप तो एक जैसा है ना, वर्गीय है, लेकिन उसका जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है। तो अगर मैं बोलूं कि ये ABCD जो पहला वाला वर्ग है, इसका नाम दे दिया ABCD और इसका नाम दे दिया PQRS, ठीक है, इसका भुजा का लंबाई मान लो कह रहा हूं मैं 5 सेंटीमीटर और यहां पर लिख दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, सर इसका आकार तो सेम है, आकार समान है दोनों का, मतलब शेप समान है, लेकिन आमाप जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट सेम है क्या? नहीं, नो नो सर, सर। इसका समान नहीं है। तो यहां पर लिख दीजिए समान नहीं है, ठीक है, समान नहीं। तो इन आकृतियों को क्या बोलेंगे, ये दोनों आकृति कैसा आकृति है, इसको सर्वांग, पहले ये बता दो सर्वांगसम है कि नहीं है? नहीं। सर्वांगसम तो नहीं है, ये तो पता है सर, सर्वांगसम नहीं है। तो ऐसे आकृतियों को क्या कहेंगे सर, ये दोनों समरूप आकृतियां हैं, ठीक है, इनको ही कहते हैं समरूप आकृतियां, समरूप आकृति। अब ये तो ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण समझाया। तो समरूप आकृति में क्या क्या हमें पता होना चाहिए, कैसे डिसाइड होगा कि समरूप आकृति क्या बोलेंगे? दो कंडीशन, पहला चीज कि आकार सेम होना चाहिए, आकार समान होने चाहिए। समरूप आकृति के क्या होने चाहिए, आकार समान, सेम। सेकंड चीज, आमाप क्या होने चाहिए? देखो ये मत लिख देना कि आमाप अलग होना चाहिए, आमाप का समान होना जरूरी नहीं है, समान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहां लिख दीजिएगा समान होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं करने मतलब अगर रहेगा समान तो फिर समान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर समान रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी रहे अमाप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज अलग हो सकता है, अमाप समान होना जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है सर आकार तो सेम होने ही चाहिए, आकार तो यानी आकार जब भी बोल रहा हूं तो डिजाइन समझिएगा, आकार तो सेम होने चाहिए। आमाप के बारे में बताइए, समान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ में आया? साइज सेम भी होगा तो भी चलेगा, डिफरेंट होगा तो भी चलेगा, ये समझ में आया? समरूप आकृति में आकार सेम होना चाहिए लेकिन आप जरूरी नहीं कि समान हो। तो अगर मैं कोई ऐसे आकृति बनाऊं, एक वृत्त बनाया, चलो मैं वृत्त एग्जैक्ट बना ही देता हूं कंपास से। ठीक है, हमारे पास एक वृत्त आ गया। अब मैं इस वृत्त को एक जगह और ले रहा हूं, सर दिख रहा है क्लियर? आ गई। अब मुझे बताओ ये दोनों आकृति को क्या बोलोगे सर, आकार सेम है कि नहीं है? नहीं। नहीं। अगर मैं आकार बोल रहा हूँ, आकार मतलब डिजाइन उसका, ठीक है, देखने में कैसा लग रहा है, तो दोनों वृत्त है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर, तो आकार तो सेम है दोनों का, आकार मतलब डिजाइन, ठीक है, आकार क्या है कंफ्यूज मत करना, आकार मतलब डिजाइन, चेहरा उसका, तो डिजाइन तो दोनों का सेम है, वृत्त के जैसा दिख रहा है, तो समान है। मैं बोलूँ आमाप, आमाप सेम है क्या?
नो सर। नो सर। अमाप समान नहीं है, ठीक है, तो अमाप समान नहीं है, तो इस आकृति को हम सर्वांगसम तो नहीं कह सकते। सर्वांगसम नहीं करे तो क्या कहेंगे इसको, बताओ। समरूप। तो ये आकृति कैसा है, ये समरूप आकृति है, ठीक है। तो एक और मैं वृत्त बना दूं, ठीक है, इसी को मैं एक जगह और बना दूं, हाँ सॉरी, एक और वृत्त मैं ले लिया इसी पेज पर, और ये इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हटा दो इसको, 1 सेंटीमीटर नहीं है ये, इसको मैं हटा दो। तो ये तीनों आकृति क्या है, तीनों आकृति समरूप है, बस साइज से आकार तो सेम ही है, बस उसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो कहेंगे सर तीनों के तीनों समरूप आकृति है। तो कुछ आकृति, अच्छा यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं दो सर्वांगसम आकृति बना दूं, जैसे मैं बनाऊं एक वर्ग, एक और वर्ग, दोनों को मैं कह रहा हूं दोनों ही वर्ग है, और दोनों का भुजा जो कह रहा हूं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर। मैं पूछ रहा हूँ आकृति जो है समरूप है कि नहीं है, नो सर। तो क्या है ये, सर्वांगसम। सर्वांगसम। देखो आकृति सर्वांगसम तो है ही, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है सर शेप एंड साइज दोनों सेम है, आकार और अमाप दोनों सेम है, तो हम कहेंगे सर ये कैसा आकृति है, सर्वांगसम है, ठीक है। समरूप भी है। और समरूप भी है, बहुत बढ़िया। तो समरूप आकृति में बोलोगे सर समरूप भी आकृति भी है, क्योंकि समरूप आकृति में आकार तो सेम था ही, आकार तो सेम था ही, अमाप सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर आकार सेम है ना, अब साइज अलग अलग हो चाहे सेम हो, तो आप क्या बोलोगे सर ये कैसा है, समरूप ही आकृति है, ठीक है। तो जितने भी सर्वांगसम आकृति है वो समरूप भी होते हैं, तो सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलो ये बताओ, ये सर्वांगसम था तो समरूप भी था, ये आकृति को देखिए, ये समरूप है, ये दोनों को सर्वांगसम बोल सकते हैं क्या, नो सर। सर्वांगसम नहीं है, समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आता है कि जितने भी सर्वांगसम आकृति होंगे, जितने भी सर्वांगसम आकृति होंगे, ऐसा समझो कि दो फिगर बिल्कुल सेम है तो उसको समरूप बोलेंगे, ठीक है। वो सारे के सारे आकृति कैसे होंगे, समरूप भी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन जितने भी समरूप आकृति होंगे सभी को सर्वांगसम कह सकते हैं क्या, अभी देखा ना पीछे, समरूप आकृति तो था लेकिन सर्वांगसम नहीं था, तो सारे समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते, तो ये ध्यान रखिएगा। सभी सर्वांगसम आकृति लिख लीजिए अपने कॉपी में, लिख दो क्या, चलो लिख लो, सभी सर्वांगसम, आपके एग्जाम में आ सकता है, सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ आगे, समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। सर्वांगसम नहीं होती, सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है, सर्वांगसम नहीं होती, ठीक है। तो समरूप होगा तो जरूरी नहीं कि सर्वांगसम है, लेकिन सर्वांगसम है तो समरूप तो होगा ही, ठीक है, समरूप सर्वांगसम नहीं होता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है एक लाइन का, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म। इसके बाद आपको ये जानना है, अगर मैं जैसे कुछ आकृति बनाऊं ना जो हमेशा ही समरूप होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में आता है कुछ ऐसा आकृति का नाम लिखकर बताइए जो हमेशा ही समरूप होते हैं, तो आप आकृतियां लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आता है आकृतियां जो हमेशा समरूप होती हैं। एक दो उदाहरण दोगे मुझे कोई बच्चा, कोई दो आकृति बता, वर्ग, बहुत बढ़िया। तो कुछ नाम आप लिख लीजिए, पहला आप नाम याद रखिएगा सर वर्ग, ठीक है, वर्ग, वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर, ठीक है। आप कैसा भी वर्ग बना लो, ठीक है, आप कैसा भी वर्ग बना लो वो हमेशा समरूप होगा। एक वर्ग मैंने बनाया ऐसा और एक वर्ग बनाया ऐसा, एक वर्ग मैंने बनाया ऐसा, एक वर्ग और बनाया ऐसा, ठीक है। तो कितना भी आप बड़ा छोटा करते रहिए वो समरूप ही रहेगा, इसका आकार हमेशा सेम रहेगा, साइज अलग अलग होगा लेकिन शेप उसका डिजाइन सेम ही रहेगा, ठीक है। सेकंड, अगर मैं बोलूं वृत्त, वृत्त, वृत्त मतलब
सर्कल। ठीक है, तो वृत्त आप कितना ही बड़ा छोटा करते रहिए, उसका डिजाइन सेम रहेगा। ठीक है, उसका शेप बदलेगा लेकिन डिजाइन सेम रहेगा। तो कहेंगे सर वृत्त जितने होंगे वो सारे के सारे समरूप होते हैं। तीसरा, त्रिभुज जैसा बोला था ना, अभी कोई बच्चा त्रिभुज बोल रहा था। त्रिभुज होगा क्या यहाँ पर? त्रिभुज नहीं होता। जैसे देखो, अगर मैं एक त्रिभुज ऐसे बनाऊं, एक त्रिभुज ऐसे बना दिया और एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना दिया, इन दोनों का डिजाइन आपको सेम लग रहा है क्या? इसको बड़ा या छोटा करके हम यहां तक पहुंच सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होते। ठीक है, त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होते। समरूप फिगर में क्या होता है ना, आप उसको बड़ा छोटा करके दूसरा आकृति ज्ञात कर सकते हो। मतलब आप देखो, इसी को बड़ा किया ना तो ये मिल गया। ठीक है, इसी को छोटा करेंगे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन चलता है, छोटा से बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, इसको हम कितना भी बड़ा करते जाए, कितना भी छोटा करके एडजस्ट करें, घुमा कर एडजस्ट करें, ये वाला आकृति नहीं बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल अलग ही डिजाइन का है। तो आप कह सकते हो सर ये दोनों आकृति समरूप नहीं होंगे। तो सारे त्रिभुज समरूप नहीं होते, लेकिन अगर मैं त्रिभुज में ही आपको लिख दूं ना समबाहु त्रिभुज, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो। जैसे कि मैं ऐसे लिख दिया, तीनों भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख रहे हो उसी को 4 गुना कर दिया ना। अगर मैं बोलूं ये तीनों ही बराबर है, 5 5 5, और यहाँ मैं बोल दिया कि चलो ये क्या है, 20 तो आपको लग रहा है इस दोनों का डिजाइन सेम है, बस साइज अलग अलग है। इसी को बड़ा करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो सारे के सारे समरूप होंगे। तो त्रिभुज बोलोगे गलत हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज बोलोगे तो सही होगा। ठीक है, तो समरूप में क्या बोलेगा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर। फिगर बना लो ऐसे 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 और एक बड़ा बना लीजिए। ठीक है, ऐसे 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 सम याद आ, इससे समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं चौथा आकृति बोलूं, रेखाखंड। रेखाखंड होगा क्या? लाइन सेगमेंट। देखो एक लाइन सेगमेंट मैंने यहां बनाया, एक लाइन सेगमेंट मैंने यहां बना लिया। देखो ए बी को भी तो बड़ा करके हम पी क्यू बना सकते हैं। ए बी को बड़ा कर दिया, पी क्यू बन गया, है कि नहीं? तो जितने भी रेखाखंड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? समरूप होंगे। क्लियर? इतना बस ध्यान रखिएगा, ये 4 से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे बस उदाहरण पूछेगा तो आप ऐसे 1 2 पूछेगा, आप 4 याद करके जाइए। क्या क्या? कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी रेखाखंड समरूप होते हैं, सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं क्या? बताइए। नहीं, सर्वांगसम नहीं होंगे। देख रहे हो आप साइज अलग कर दे रहे हो। ठीक है, सर्वांगसम मतलब बिल्कुल सेम। सभी वृत्त सर्वांगसम होंगे क्या? नहीं होंगे। सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? नहीं होंगे। सभी रेखाखंड सर्वांगसम होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे बताओ? समरूप होंगे। समरूप। ठीक है, समरूप होंगे, इतना हमने समझ लिया। उसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं 2 फिगर ऐसे बना लूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि ये समरूप है या नहीं है। ठीक है, मैं 2 फिगर बना रहा हूं यहाँ पर। एक मैंने बनाया ऐसे और एक मैंने बना दिया कुछ ऐसे। नो सर। ये बताओ समरूप है क्या? नो सर। नो सर। एक मैंने वर्ग बनाया और एक मैंने आयत बना दिया, तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो आप बोलना ये दोनों समरूप नहीं है। क्लियर? यहां से आएगा हमारा क्या? समरूप नहीं है। ठीक है, एक वर्ग एक आयत। अब देखो इसके आगे कुछ बेसिक चीज देखिए। ये तो ठीक है सर, हमने थ्योरेटिकल समझ लिया कि कब समरूप होगा कब नहीं होगा, शेप साइज करके। लेकिन क्या जब भी हमारे पास 2 फिगर दे देगा तो क्या हम फीता लेकर के नापने जाएंगे, उसको मेजरमेंट करने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। मैथमेटिक्स में कुछ थ्योरी में पता होना चाहिए जिसे हम मेजर कर सके। ठीक है, तो हमेशा मेजर नहीं कर सकते, तो कुछ मैथमेटिकल रिलेशन पता होना चाहिए। और उस मैथमेटिकल रिलेशन के पहले हमें कुछ समानुपातिकता के बारे में पता होना चाहिए। देखो एक वर्ड होता है समानुपात। ठीक है,
आपने सुना होगा, समानुपात, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रपोर्शनल। ठीक है, प्रपोर्शनल। और अभी याद करो चैप्टर नंबर 3 में हमने कहीं ऐसा पढ़ाया था क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ऐसा कुछ पढ़ा रहे थे? यस सर। वही चीज समानुपात है। ठीक है, समानुपात क्या होता है, प्रपोर्शनल क्या होता है, इसके वर्ड को ही तोड़ कर देखिए तो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, समान प्लस अनुपात। यही चीज को मैं कह रहा हूँ बेसिक्स। अगर ये सारी चीज ध्यान से सीख जाओगे, चैप्टर आपका छुमंतर हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, समान अनुपात, समानुपात या समानुपाती। ठीक है, प्रपोर्शनल। तो अगर मैं कोई 4 नंबर ऐसा लिख दूं, मान लो हमारे पास कोई 4 नंबर हैं, A, B, C और D, ये चारों नंबर प्रपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे। अगर मैं बोलूं A और B का जो अनुपात है, A/B जो होगा वो C/D के बराबर होगा, अगर ऐसा आपको कभी दिख जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये चारों नंबर कैसे हैं, समानुपाती है। समझ में आया, समान अनुपात में। क्लियर, मतलब समझ में आया? फिर उसके बाद तो इसको और डिटेल में देखेंगे उदाहरण से। तो अगर हमें A और B का सर। अनुपात C/D के, ऐसा मैं नहीं कर रहा कि A और C बराबर होगा, B और D बराबर होगा, नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, राहुल एंड मोहन। ठीक है, दो नाम मैं लिख रहा हूँ, मोहन। दो बच्चे, राहुल एंड मोहन। अब राहुल के पास दो कलर के गेंद हैं। ठीक है, कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। ठीक है, मोहन के पास भी ऐसा ही कुछ है, कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। ठीक है, क्लियर। अगर मैं बोल रहा हूं कि राहुल के पास जो रेड बॉल है उनकी संख्या है 5 और ब्लू बॉल जो है वो 8 है। ठीक है, मोहन के पास जो रेड बॉल है वो है 10 और ब्लू बॉल जो है वो 16। ठीक, तो मैं बोलूं कि राहुल के पास जो बॉल्स हैं, रेड और ब्लू बॉल का अनुपात कितना है, मैं अनुपात आपसे पूछ रहा हूं, क्या बोलोगे? रेड बाई ब्लू करोगे कितना मिलेगा? रेड बाई ब्लू करने पर क्या मिलेगा? 5/8। 5/8 मिलेगा। ठीक है, अब मैं मोहन के बॉल्स का अनुपात निकालना चाहूँ तो मोहन के लिए अगर मैं रेड और ब्लू करूँ तो क्या मिलेगा? 10/16। और 10/16 को समरूप कहाँ, यहाँ पर मैं बोल के बात कर रहा हूँ, आप समरूप लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर समरूप नहीं आएगा ना, यहाँ पर समानुपात बोलो आप। ठीक है, समानुपात। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे सर, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो क्या ये भी 5/8 आ गया? बताइए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि राहुल और मोहन के पास जो गेंद है उनका अनुपात समान है? बोलिए। यस सर। गेंद सेम है क्या? नहीं, नंबर ऑफ बॉल सेम नहीं है। किसके पास ज्यादा है बॉल, ज्यादा किसके पास है? सर मोहन। मोहन। मोहन के पास ज्यादा है, लेकिन अनुपात सेम है। तो यहाँ पर अनुपात 5 है, अनुपात 8 का आया है, और यहाँ भी 5/8 ही आया है। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये अनुपात सेम है। या फिर ऐसा भी देख सकते हो कि लाल बॉल जो हुआ है ना, दोगुना हुआ है। देखिए, लाल बॉल दोगुना है मोहन के पास और ब्लू बॉल भी दोगुना है। ठीक है, ब्लू बॉल भी दोगुना हुआ है, लाल बॉल भी दोगुना हुआ है। 5 गुना 2 10, 8 गुना 2 16। तो हम क्या कहेंगे सर, इसको समानुपाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समानुपाती। समानुपाती समझिए, उसके बाद आगे बहुत यूज करेंगे इसको। एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ बॉल्स डाल रहा हूँ, रेड और येलो। ठीक है, रेड एंड येलो। मैं बोल रहा हूँ रेड बॉल मान लिया हमारे पास 2 है और येलो बॉल 3 है। ठीक है, तो रेड बटा येलो क्या आ रहा है बताइए? 2/3 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या किया, इसको दोगुना कर दिया, लाल बॉल को मैंने दोगुना किया। दोगुना करे कितना मिलेगा? 4 हो गया। 4 और इसको भी दोगुना कर दिया, कितना मिल जाएगा? 6। 6। अब देखिए, अगर ऐसा है तो 4/6 का अनुपात कितना आएगा? 2/3 आ रहा है, समान अनुपात में है। तो ये अनुपात सेम दिख रहा है आपको, 4 और 6 का भी अनुपात सेम है, 2/3 ही देगा। मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि 2 को मैं 5 गुना कर दिया
2 गुना 5 कितना होगा? 10 होगा। तो इनकी जगह यहाँ पर क्या लिखे कि समानुपात पर रहे? आपने यहाँ पर 5 गुना किया, यहाँ भी 5 गुना कर दीजिए, 15 कर दीजिए। 10/15 करके देखो, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, देखो 2/3 आ रहा है। तो यहाँ पर लाल गेंदे की संख्या बदल रही है, येलो बॉल की संख्या बदल रही है, लेकिन लाल बॉल और येलो बॉल के अनुपात क्या है बताइए? लाल गेंद और येलो गेंद का अनुपात क्या है? सेम है। सेम है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या कहेंगे? सर इसे कहते हैं समानुपाती होना। ठीक है, समानुपाती होना। यहाँ पर भी अनुपात निकालोगे 2/3 मिलेगा, यहाँ भी अनुपात निकालोगे 2/3 मिलेगा, यहाँ भी अनुपात निकालोगे 2/3 मिलेगा। ठीक है, तो ये है समानुपाती। ठीक है, तो ये क्या है? समानुपाती। तो समानुपाती का मतलब समझ में आ गया, समान अनुपात में होना। तो ये तो मैं बस कुछ एग्जाम्पल से आपको समानुपातिकता समझा रहा था। बहुभुज में समानुपातिकता समझते हैं। बहुभुज का समानुपातिकता क्या होता है? कोई भी हमारे पास आकृति हो तो वहां पर भुजा अगर समानुपाती है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये समझो। अगर मैं कोई बहुभुज लूं, कोई भी पॉलीगन लूं, जैसे कि कोई भी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, तो मैं एक चतुर्भुज ले रहा हूं जिसमें 4 भुजाएं। ठीक है, अब इस भुजा का कुछ मेजरमेंट मैं दिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, बस रैंडम लिख रहा हूँ। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब मैं एक और बहुभुज बना दे रहा हूँ यहाँ पर। अब ये भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिखूंगा, रफली लिख रहा हूँ बस। मैं यहाँ पर लिख दिया सर 6 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दिया 16 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों बहुभुज की भुजाएं बराबर हैं क्या? नो सर। बहुभुज की भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो सेम है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं, इसका नाम मैं देता हूं ABCD, ABCD, और इसका नाम दे दिया PQRS। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि AB बटा PQ बताइए क्या मिलेगा? AB बटा PQ, AB है हमारा 3 और PQ है 6, 3/6। तो 3/6 कहने का मतलब क्या? 1/2। अब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बता दो BC बटा QR, ये R है, BC बटा QR 4/8, 4/8 करने का मतलब क्या? 1/2। 1/2। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे, ये तो हमने कर लिया, 4/8 कर लिया। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ले अनुपात, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ CD बटा SR, CD बटा SR, बोलो। 8/16। 8/16 मतलब 1/2। साहिल आपका कोई डाउट है क्या? यस सर। साहिल क्या डाउट है, बोलो। यस सर। बोलिए। तेरी बटे वाला समझ में नहीं आया। बटा नहीं समझ में आया? AB कितना है बोलो, आप ही माइक ऑन करो, बोलो AB का लंबाई कितना है? 3। 3/4। नहीं, AB की लंबाई, बस मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भुजा AB की लंबाई कितनी है? 3। और PQ की लंबाई कितनी है? 6। अब मैं AB और PQ का रेशियो ले रहा हूँ, AB को PQ से डिवाइड करके देख रहा हूँ, अनुपात देख रहा हूँ। तो AB बटा PQ करने पर कितना आया? 3/6, और 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम दे 3 6, 1/2 आया। यस सर। समझ में आया? ये समझ में आया? और कोई डाउट है क्या? उसी तरीके से मैं बोलूं BC और QR का अनुपात लीजिए, तो BC बटा QR करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। CD बटा SR किया 8/16 यानी 1/2। अगर मैं बोलता हूँ AD बटा, मैं यहीं पर लिखता हूँ AD बटा PS, बताओ कितना आएगा? 7/14, 1/2। तो आपको यहां से क्या दिख रहा है? सभी भुजाओं का अनुपात सेम है, बताओ। भुजाओं का अनुपात सेम है, यस और नो? सभी भुजाओं का अनुपात आपको दिख रहा है? 1/2 दिख रहा है, 1/2 Yes, सभी sir. जगह आ गया। तो हम क्या कहेंगे? अगर ऐसा कुछ केस दिखेगा तो यहाँ पर आप लिखोगे बहुभुज की भुजाएं, देखो ऐसे लिखेगा, बहुभुज की भुजा
समानुपाती हैं, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में लिखते हैं समानुपाती। समानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ, समान अनुपात में है कि नहीं, समान अनुपात में, बिल्कुल आपको दिख रहा है ऊपर समान अनुपात में है। क्लियर, बताओ। यस सर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें सर्च करना पड़ता है। अब जितना डायरेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमेशा इतना डायरेक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे या एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन आएगा, जब पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद वो सारी चीजें करेंगे। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, एक मैं त्रिभुज, दो मैं त्रिभुज ले लूँ, क्योंकि त्रिभुज के बारे में पढ़ना है हमें सबसे ज्यादा इस चैप्टर में। मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे लिया और एक त्रिभुज कुछ ऐसे ले लिया, यह रहने दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही बना देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग बस बेसिक सीखते हैं। इस त्रिभुज के भुजाओं का मैं दे रहा हूँ ABC नाम, और यहाँ लिख दिया PQR। मेजरमेंट में लिख रहा हूँ, मेजरमेंट लिख रहा हूँ 4, 6, 8, और सेंटीमीटर है ऑफकोर्स, यहाँ पर लिख दिया 6, 9, 12, या सभी को मीटर में ले लीजिए, सारे मीटर में। मुझे बताइए इसके भुजाएं समान अनुपात में है कि नहीं है? इसकी भुजाएं समान अनुपात में है या नहीं, यस और नो? आप AB बटा PQ करके देखिए कितना आ रहा है। 4/6, 2 दूनी 4, 2/3, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि BC बटा QR करके बताइए, BC और QR का रेशियो 6/9, 2 से काटेंगे सर, 3 से काट दो ना, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 ही आ रहा है, अभी तक तो दिख रहा है समान अनुपाती। उसके बाद अगला देख लीजिए, AC बटा PR क्या आ रहा है, 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो दिख रहा है 2/3। तो मैं क्या दिख रहा है, AC बाई PR का भी अनुपात 2/3 दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सर, ये समानुपाती, समान अनुपात में है। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं कैसे हैं, भुजा समानुपाती। समानुपाती है, समानुपाती मतलब समान अनुपात में। क्लियर हुआ इतना, बताइए, इतना Yes, sir. क्लियर? ठीक है, अगर समानुपातिकता आपने समझ लिया, फिगर के बारे में आप समझ लिया, तो आप एक कंसेप्ट और सीखिए, आपका अगला एक्सरसाइज सारा कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दो बहुभुज समानुपातिक दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? हम लोग मैथमेटिकली इसको कैसे समझेंगे? देखो, आपका यहाँ पर एक चीज लिख रखा है, ये देखिए, ये पढ़िए क्या लिख रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है लाइन। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, मान लो दो बहुभुज ऐसे हैं जिसके भुजाएं सेम है, संख्या उसका सेम है, 4 भुजा, दोनों की भुजा 4 है, जैसे मैंने 2 चतुर्भुज लिया था, फिर 2 त्रिभुज लिया था, तो समरूप कब होंगे? समरूप होने का 2 कंडीशन है, कितना कंडीशन है? 2 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि उनकी सभी संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा, सभी संगत भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए, मतलब एक ही अनुपात में होने चाहिए, समानुपात में होने चाहिए। अगर सिर्फ एक कंडीशन फॉलो करेगा, इनमें से मान लो कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा, तो उसको हम समरूप बोलेंगे क्या? नहीं, दोनों कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। क्या क्या कंडीशन? संगत कोण बराबर और भुजाओं का अनुपात बराबर। फॉर एग्जाम्पल, इस फिगर को और समझते हैं हम लोग, जैसे यहां पर देखो, एक सेकंड, देखो, अगर मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, समरूपता के कंडीशन, दो आकृति समरूप कैसे हमें पता चलेगा, हर बार हम लोग फिगर को मेजर नहीं करेंगे ना। तो पहला कंडीशन क्या बोला, बताइए, संगत कोण, बोलिए आप लोग, संगत को बराबर। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या, संगत भुजा समानुपात। ठीक है, समानुपातिक।
ये दो कंडीशन। अब आपको हो सकता है कि कुछ चीजें नहीं समझ में आए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपातिकता का मतलब क्या होता है समझो। जैसे कि अभी मैं एक दो चतुर्भुज लिया था, लेकिन उसमें कोण के बारे में नहीं बताया, बस आपको समानुपातिकता समझा रहा था। अब वो समरूप है कि नहीं है वो डिस्कस नहीं किया था, अब डिस्कस करते हैं कि समरूप था कि नहीं था। अगर मैं ऐसे बना दूं, दो फिगर में बना रहा हूं, ठीक है, एक फिगर ये ले लिया और एक इसी को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। दिख रहा है क्या थोड़ा बड़ा? ये दिख रहा है ना पहले वाले से थोड़ा बड़ा? हाँ या ना, बताओ। दोनों फिगर सेम दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा दिख रहा है दूसरा वाला? ठीक है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, हाँ बड़ा दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेम दिख रहा है? नहीं, थोड़ा ये वाला बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अगर मैं इसका नाम दे दूं ABCD और इसका नाम दे दिया PQRS, मैं यहाँ पर इसके कोण लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया 60 डिग्री, यहाँ लिख दिया 70 डिग्री, यहाँ लिख दिया मैं 130 डिग्री और यहाँ लिख दिया 100 डिग्री। ठीक है, ये मिलकर के कितना, चलो ठीक है जितना भी होता है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ 60 डिग्री, यहाँ लिख दिया 70 डिग्री, यहाँ लिख दिया 100 डिग्री। आप मेजर करो तो एग्जैक्ट 100 नहीं मिलेगा, बस मैं रफली लिख दे रहा हूँ 130 डिग्री। यहाँ लिख दिया भुजा 3 सेंटीमीटर, चलो भुजा का मेजरमेंट भी लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर और यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ 16 सेंटीमीटर और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो आप देखिए, क्या आपको दिख रहा है कि इसके संगत कोण बराबर है? आप देखो, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, कोण सी जो है कोण आर के बराबर है, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है और कोण डी जो है कोण एस के बराबर है। तो क्या यहाँ पर संगत कोण बराबर हैं? पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। ठीक है, तो आप कहोगे सर संगत कोण बराबर हैं, इसकी भुजाओं का अनुपात सेम है कि नहीं है? भुजाओं का अनुपात यस सेम सर। है, बिल्कुल देख यस रहे हो। यहाँ सर। पर ए भी 3 है, देखो ऐसे देख लीजिएगा, ए भी 3 है, 3 का 2 गुना किया 6 मिल गया, 5 है, 5 का 2 गुना किया 10 मिल गया, 8 का 2 गुना किया 16 मिल गया और 4 का 2 गुना किया 8 मिल गया। लेकिन ये 2 गुना वाला हमेशा नहीं दिखेगा, हम लोग डिवाइड करके भी चेक करेंगे, आसान डेटा था इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर जगह पर रेशियो क्या दिखेगा आपको? 1/2 का दिख रहा है। अजय राठौर के नाम से जो बच्चे हो, आपको शायद प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। बाकी सभी को आवाज आ रही है ना क्लियर? अजय राठौर लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं सर, भुजाओं का अनुपात सेम है और कोण भी बराबर है, तो क्या ये दोनों आकृति समरूप कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? क्या ये दोनों आकृति समरूप कहलाएंगे? कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई किया, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई करेगा, हम बोलेंगे सर ये दोनों आकृतियां कैसा है, समरूप आकृतियां हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे। समझ में आया? समझ में आया कैसे चेक करना है? अब मुझे बताओ, दो आकृति समरूप होंगे ये चेक करने के लिए कितने कंडीशन आप देखोगे? कितने कंडीशन होते हैं? बोलो। दो कंडीशन, ठीक है। पहला कंडीशन क्या? संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरा भुजा समानुपाती होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन सिर्फ मिल रहा हो तो उसको हम समरूप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सिर्फ एक कंडीशन मिले तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है सर दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, जब दोनों होगा तभी। अगर इनमें से कोई एक मिलेगा तो हम उसको समरूप नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ऐसा देख लो, आपकी किताब में भी लिख रखा है, जैसे देखो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि एक कंडीशन से हमारा नहीं होता। जैसे एक मैंने वर्ग बनाया, ठीक है, ये वर्ग है हमारा और इसको कहते हैं समचतुर्भुज, ठीक है, रोम्बस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको मैंने बोल दिया रोम्बस। ठीक है,
अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो भुजाएं है ना, भुजाओं का लंबाई मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख दिया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी लिख दिया 5 सेंटीमीटर, और इन सभी जगह पर मैं लिख दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों समरूप होंगे? आपको लगता है कि इसको दोनों समरूप हैं? डिजाइन सेम है क्या इसका? आकार सेम है? बताओ। समरूप नहीं है। इसको बड़ा छोटा करके हम वो वाला फिगर नहीं बना सकते, ठीक है? तो हम कहेंगे सर दोनों समरूप आकृतियां नहीं है। हालांकि जो भुजा का अनुपात है वो सेम दिख रहा है ना। भुजा का अनुपात आप देखोगे तो देखो हर जगह 5/10, 1/2 आया, यहाँ देखिए 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं क्या इसके भुजाएं समानुपाती हैं या नहीं है? क्या बोलोगे? भुजा समानुपाती है कि नहीं है? बोलो। ये सभी जगह 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है? ये सभी जगह 90 डिग्री बन रहा होगा क्योंकि वर्ग है, ठीक है? भुजा समानुपाती है, लेकिन यहाँ पर आपका कोण दिखेगा 90 डिग्री नहीं है सर, ठीक है? ये वाला मान लो 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो हम क्या बोलेंगे? पहला कंडीशन, भुजा समानुपाती तो है, भुजा समानुपाती है, लेकिन संगत कोण बराबर है क्या? संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है? कोण देखिए बराबर नहीं है, ठीक है? बराबर नहीं है, तो संगत कोण बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या ये दोनों आकृति समरूप है क्या? तो आकृतियां समरूप नहीं है, ठीक है? समरूप नहीं, ठीक है? तो ये समरूप नहीं होगा। क्लियर? दोनों कंडीशन मिलना चाहिए। अब मैं एक ऐसा आकृति बनाता हूं जिसमें संगत कोण बराबर होंगे लेकिन भुजा समानुपातिकता नहीं होगा। जैसे ये देखो, मैं एक फिगर ऐसे बना लिया, एक वर्ग बनाया जिसकी भुजाएं मैं दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और एक में ऐसा आयत बना लिया, है ना? दिख रहा है कि सभी जगह कोण बराबर है? कोण देखिए सब जगह 90 डिग्री है, ठीक है? कोण बराबर दिख गया ना आपको? तो संगत कोण बराबर है, लेकिन भुजा समानुपातिकता है क्या? नहीं। यहाँ पर बोलेंगे सर ये 2 सेंटीमीटर मान लो दे दिया, या 4 सेंटीमीटर दे दिया, 4 हटा लो, कुछ और लिख लो, 5 सेंटीमीटर लिख लो, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख लो, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख लो। तो आपको क्या दिख रहा है? सर भुजा समानुपाती नहीं है। एक जगह पर मुझे दिख रहा है 4/2, एक जगह 5/4, ठीक है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर संगत कोण तो बराबर है, संगत कोण बराबर है, लेकिन भुजा समानुपाती नहीं, ठीक है? भुजा समानुपात में नहीं है, ठीक है? समानुपाती नहीं है। तो संगत कोण बराबर है लेकिन भुजा समानुपाती नहीं है, इसलिए दोनों को क्या बोलेंगे? समरूप नहीं है। तो मुझे बताओ कितने कंडीशन होने चाहिए? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है? इतना से आप अपने एक्सरसाइज नंबर 6.1 का सारा क्वेश्चन कर लोगे। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं पहला क्वेश्चन। चलो आप लोग ही आंसर अब बताइएगा मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? आपके एग्जाम में आ सकता है, बताइए इसका आंसर क्या दोगे? सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप? बोलिए, सर्वांगसम या समरूप? सभी वृत्त कैसे होंगे? समरूप। सर्वांगसम नहीं होंगे। आपको दिख रहा है सर्वांगसम नहीं, एक जैसा नहीं है, उनका आकार एक जैसा है, डिजाइन एक जैसा है, लेकिन माप अलग अलग है, साइज अलग अलग है, ठीक है? तो समरूप होगा, ठीक है? आंसर समरूप चला जाएगा। सेकंड बताइए मुझे, सभी वर्ग हो जाएगा? वर्ग भी आएगा तो क्या बोलोगे? सर सभी वर्ग के डिजाइन सेम होता है लेकिन साइज अलग अलग होता है, शेप सेम होता है लेकिन साइज अलग अलग होता है, ठीक है? तो हम कहेंगे सर समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है? सर्वांगसम नहीं होंगे। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। बताओ कौन सा त्रिभुज बताया मैंने? समद्विबाहु या समबाहु? ए या बी? ए या बी लिख दो। कैसा त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था? ए या बी? समद्विबाहु या समबाहु? बताया था मैंने तो क्लास में, देखो यहाँ पर। हाँ, सभी समबाहु त्रिभुज,
ठीक है, तो नोट डाउन करिए सारी चीजें, आपके एग्जाम में आएगा समबाहु, ठीक है, नॉट समद्विबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। कहाँ गए? इस एक से, हाँ यहीं पर है। चलो सेकंड का आंसर मुझे बताइए, उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, मतलब अगर दो बहुभुज ऐसा है जिसका भुजा समान है, मतलब अगर पहले में 5 है दूसरे में 5 है, समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण कैसे हों। संगत कोण कैसे होने चाहिए, बोलिए। संगत कोण, बोलिए, माइक ऑन करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना देर में टाइप करो। बराबर, बहुत बढ़िया सचिन। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, यहाँ पर आप लिख दोगे बराबर। और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, संगत भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है, संगत भुजा समान अनुपात में होना चाहिए। तो भुजा का अनुपात से, संपाती नहीं, देखो वर्ड पे कंफ्यूज मत करिए। संपाती तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, कि एक के ऊपर दूसरा लाइन चला जाए, ठीक है। समानुपाती, हाँ थोड़ा सा मिस हो गया था। तो समानुपाती, संपाती अलग था, समानुपाती अलग है, समान अनुपात, ठीक है, बराबर और समानुपात, प्रपोर्शनल। उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल, तो आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हो। दो समरूप आकृति है, दो समबाहु त्रिभुज लिख दो, है ना, दो वृत्त लिख दो। और जो समरूप नहीं है तो बहुत सारी चीज लिख सकते हो, एक वृत्त एक वर्ग, ठीक है, दो अलग अलग आकृति लिख दो, समरूप नहीं रहेगा। चलो बस ये मुझे बता दो कि यहाँ पर जो आपके दो आकृतियां दिख रही हैं, ये दोनों आकृति दोनों ही चतुर्भुज है, क्या दोनों समरूप है, यस और नो। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 नहीं, क्यों नहीं, समरूप क्यों नहीं है, क्या बोलोगे रीजन। क्या रीजन है, कारण क्या है। आकार, हाँ ये भी बोल सकते हैं सर, आकार डिजाइन अलग अलग है। अगर मैथमेटिकल देखोगे ना, अगर कोई आपसे ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि देखो 1/5 का रेशियो 1/1/5/3 आया, यहाँ भी 1.5/3 आया, यहाँ भी 1.5/3 आया, यहाँ भी 1.5/3 आया, तो रेशियो तो सेम आ रहा है ना, 1.5/3 आ रहा है, अनुपात तो सेम आ रहा है। तो फिर तो समानुपातिक तो है भुजा, तो फिर बराबर क्यों नहीं है, समरूप क्यों नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, तो इसके संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है ना, देखो यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री है, ये सिंबल का मतलब 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 90 डिग्री नहीं मिलेगा। तो संगत कोण बराबर नहीं है, आपके रीजन पूछा जाए तो ऐसे लिख दीजिएगा, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए अतः समरूप नहीं है। आकृतियां क्या है, समरूप नहीं है। क्लियर है, बताइए जितनी चीज आज की क्लास में है सब कुछ समझ में आया सभी को, बताओ कहीं पर कुछ कठिन लगा, नहीं कठिन लगा ना, चलो ठीक है, आ गया। तो अब मैं आपको एक काम और दे रहा हूं, एक काम और है आपका, आपका अगला क्लास कल है। कल के पहले जितनी भी चीज मैंने आपको पढ़ाया है इसके पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, जरूर रिवीजन कर लेना। इसी सारी चीज को यूज करेंगे, इतना बेसिक से पढ़ाने का रीजन यही है कि इसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो आप रिवीजन करके आइएगा, ताकि जब यूज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगले एक्सरसाइज में 6.2 और 6.3 करेंगे, ठीक है। चलो, कोई डाउट।